जिनमें आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, काशी से 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, बोले ये भारतीयों को किया रोड शो। रजत जयंती पर पीएम के लिए एफआरआई में तैयारियां तेज, जायजा लेने खुद पहुंचे सीएम धामी, मुख्य सचिव, 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद। सीएम धामी ने हिमालय निनाद उत्सव 2025 का किया शुभारंभ। इस दौरान 4 बड़ी की घोषणाएं, वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों की पेंशन में की बढ़ोतरी। हरियाणा से 400 किलोमीटर दूर नैनीताल आकर युवक का अपहरण, गाली गलौज कर की मारपीट, घटनास्थल से 16 किलोमीटर दूर 8 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में धुंध, रजाई ओढ़ने लगे लोग, पहाड़ी जिलों में बादल छाए, ठंड बढ़ी, मौसम शुष्क रहने की संभावना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है। पहले क्या हम ये कर सकते थे? ये सब तो विदेश में होता था, अब हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ बन रही है ना। पीएम मोदी ने नमो पार्वती पते से भाषण की शुरुआत की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री करीब 18 मिनट तक संबोधित करते हुए नजर आए। पीएम ने जिन ट्रेनों की शुरुआत की वे वाराणसी से खजुराहो, फिरोजपुर, दिल्ली, एर्नाकुलम, बेंगलुरु और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी। वाराणसी को यह 8वीं वंदे भारत ट्रेन मिली है। वाराणसी में मोदी का ये इस साल का 5वां और यहाँ के सांसद रहते 53वां दौरा है। पीएम शुक्रवार शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचे। वे एयरपोर्ट से बनारस रेल इंजन कारखाना गेस्ट हाउस तक सड़क मार्ग से पहुंचे। 27 किलोमीटर लंबे इस रूट पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का आगमन एफआरआई परिसर में सुबह 11 बजे निर्धारित है, जहां वे प्रदेश के को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं।
कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। भव्य समारोह में 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। सुरक्षा और यातायात को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। प्रधानमंत्री मोदी 2.5 घंटे तक दून में रुकेंगे और उनका प्रस्थान दोपहर 1:30 बजे प्रस्तावित है। कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए टेस्ट परेड प्रदर्शनी क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां उत्तराखंड के विकास, पर्यटन और संस्कृति की झलक प्रस्तुत की जाएगी। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो शैलेंद्र, क्या कुछ तैयारियां जारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर? बिल्कुल लीजा, बता दें कि उत्तराखंड अपना 25वां वर्ष यानी रजत जयंती मना रहा है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था और उसके लिए काफी व्यापक तैयारी की गई है। 1 नवंबर से ही कार्यक्रम की लगातार चल रहे हैं। कल सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में FRI है, उसमें आएंगे। उसके लिए काफी व्यापक तैयारी की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग आ सकते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन से लेकर के जितना सरकारी अमला जमला है, सब लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री का खास फोकस है। मुख्यमंत्री ने खुद जाकर के वहां पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया कि क्या तैयारियां चल रही है। साथ ही मुख्य सचिव भी जाकर के पूरा तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से और इतने लोगों के आने से यातायात को लेकर भी काफी तैयारी की गई है। साथ ही गाड़ियां कहाँ लगेंगी और लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो, इन सब की काफी व्यापक तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड को कुछ न कुछ सौगात देते हैं जी। तो ऐसी भी संभावना जताई है कि कल का भी जो दौरा होगा तो प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। लीजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है और जैसे कि प्रदेश वासियों को हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी कुछ ना कुछ सौगात देते आए हैं, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कल का दिन प्रदेशवासियों के लिए और कितना खास रहने वाला है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शुक्रवार को देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचकर 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने आयोजन स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और यातायात प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और कार्यक्रम को भव्य एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक और पार्किंग प्लान को बड़े स्तर पर तैयार किया जाए ताकि आमजन को कोई असुविधा ना हो और शहर के यातायात पर भी असर ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि आगामी 9 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और तैयारियां जोरों पर जारी हैं। मधु सिंह ने कहा कि लगभग 25,000 कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि यह संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ये संख्या कम नहीं होगी। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 7 बजे से बसें रवाना की जाएंगी। कांग्रेस द्वारा स्थापना दिवस को लेकर दिए गए बयानों पर जवाब देते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का देहरादून आगमन पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। देखिए, ये हम रजत जयंती जो मना रहे हैं अपने उत्तराखंड की, इसकी तैयारी में हमारे 9 तारीख को स्थापना दिवस पर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आ रहे हैं और इसमें हम सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और उसी के निमित्त हमारी ये तैयारी चल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, क्योंकि हमारे रुड़की जिले का 25,000 का टारगेट है, जो 25,000 की संख्या हम लेके जा रहे हैं। इससे अधिक हो सकती है, कम नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे सभी यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं उसी तैयारी में।
देहरादून के हिमालयन संस्कृति केंद्र गढ़ी कैंट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय निनाद उत्सव 2025 का शुभारंभ किया। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए संस्कृति के उत्थान और कलाकारों के हित में 4 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक परंपरा हमारी अस्मिता की पहचान है और सरकार कलाकारों को सम्मान हमेशा देती रही है, कलाकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने वृद्ध एवं अस्वस्थ कलाकारों और लेखकों के लिए मासिक पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को अब मानदेय नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की तर्ज पर दिया जाएगा। तो वहीं बात की जाए उत्तराखंड के रामनगर की, तो उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आंदोलनकारियों का ये कहना है कि राज्य गठन के मूल उद्देश्य राजधानी, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन से जुड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। रामनगर के लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी, चंद्रशेखर जोशी, पुष्कर दुर्गापाल और इंदर सिंह मनराल ने कहा कि राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन और प्रशासन राज्य की मूल भावना को समझने में विफल रहा है। सरकार जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था, उसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय, कमिश्नर, डीएम और एसडीएम महोदय को हमने इस संबंध में समय भी उनसे वार्ता भी करी थी, आमंत्रण भी दिया कि समय दिलाने की वो हमको कृपा करें। लेकिन हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, न तो कमिश्नर महोदय ने, न डीएम महोदय ने, न एसडीएम महोदय ने इतनी जरूरत महसूस समझी कि राज्य आंदोलनकारी को समय पर ही अवगत करा दें कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। राज्य के आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ जिस प्रकार आहत की गई है, उससे सब लोगों में आक्रोश है और ये सब निर्णय लिया गया है। इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो सम्मान समारोह राज्य आंदोलनकारियों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें हम लोग किसी तरह से भी प्रतिभाग। आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आज है, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। लोगों के अभिवादन को वो स्वीकार कर रहे हैं। हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। केवल एक भौगोलिक सीमाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि जन संघर्ष, बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति की एक गाथा है। 1990 के दशक की शुरुआत में जब पहाड़ की पीड़ा अनसुनी थी, विकास के नाम पर उपेक्षा थी और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें दूर के सपने लगती थी, तब यही दर्द एक चिंगारी बन गया जिसने जन आंदोलन का रूप लिया। आज यह अवसर उन वीर शहीदों को नमन करने का है जिन्होंने 6 सितंबर 1994 का खटीमा गोलीकांड अपने फौलादी सीने पर झेला और हमें आज का यह शांतिपूर्ण की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कालाडूंगी और कोटा बाग ब्लॉक क्षेत्र के तमाम विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और लीकेज से जुड़ी शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक बंशीधर भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे क्षेत्र में
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका नवीनीकरण होता है। तो आज जल संस्थान, जल निगम, PWD इन सबको बुलाया था कि कितनी लाइनें बिछी है, कितनी बिजली शेष है, कब तक बिछा देंगे, ट्यूबवेल्स की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है। जिन सड़कों पर पेयजल लाइन बिछा दी है उसकी NOC लेके उसको सड़क बनाने के लिए सबको सख्ती से कहा है, क्योंकि सड़कों के कारण सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने से आई आपदा के बाद प्रभावितों को राहत न मिलने के मामले पर सुनवाई की है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद तय की है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई हुई। थराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह नेगी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि 22 और 28 अगस्त को थराली तहसील क्षेत्र में 2 बार बादल फटने की घटनाएं हुई थी, जिनसे भारी जनधन की हानि हुई, कई घर बह गए, स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। लेकिन अब तक राज्य सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा या आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रीति गौतम बेनाम राज्य सरकार मामले में आत्महत्या के लिए उकसावे से जुड़े आरोपों को निराधार करार दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR, चार्जशीट और न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश पंकज पुरोहित के समक्ष हुई। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया किसी प्रत्यक्ष उकसावे या अपराध के स्पष्ट तत्व की पुष्टि नहीं होती है। आपको बता दें कि मामले के अनुसार मृतक के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मृतक और आरोपी की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी, जो आगे व्यक्तिगत संबंध में बदल गई। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक ने कुछ अश्लील तस्वीरें साझा की थी, जिन्हें वायरल होने की आशंका से वे मानसिक तनाव में था। सरकार के द्वारा लोहाघाट पशु चिकित्सालय में लाखों रुपए की लागत से एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें तो लगवा दी गईं, पर सरकार मशीनों को चलाने के लिए टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं करवा पाई है, जिसके कारण लाखों रुपए की लागत से लगी हुई मशीनें सफेद हाथी बनी हुई हैं, जिसके चलते पशु चिकित्सालय में पशुओं की बीमारी का सही से पता नहीं चलने के कारण उपचार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पशुपालकों को अपने पशुओं को अल्ट्रासाउंड व एक्सरे कराने के लिए बरेली व हल्द्वानी आदि शहरों की दौड़ लगानी पड़ रही है। जरूरी है। वैसे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये भी कर रहे हैं अभी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, लेकिन टेक्नीशियन ज़रूरी है, तभी जो है प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हो पाएंगे। टेक्नीशियन ना होने से दिक्कत तो होती है। अगर टेक्नीशियन रहे तो फिर अगर यहीं पर पहुँचना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जो पशुपालक आएँ और उनका जो निदान है, उनका जो रोग निदान है वो हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ से अपने पेट का इलाज करने के लिए हम बरेली लेके अल्ट्रासाउंड के लिए सर, और यहाँ पर को होने के बावजूद भी यहाँ पर को हो नहीं पाया हमारा। एटलीस्ट अभी भी हो पाता तो हमारा इम्प्रूवमेंट क्या है कैसा है कुछ तो पता लग पाता, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कोई टेक्नीशियन ही नहीं है कोई जो मशीनें चलाए। नैनीताल पुलिस ने एक बार फिर साबित किया है कि आपात स्थिति में उसका क्विक एंड स्मार्ट रिस्पांस पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है। डायल 112 पर मिली अपहरण की सूचना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने न केवल पूरे मामले का खुलासा किया, बल्कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहृत युवक को सकुशल बरामद भी कर लिया। मामला 6 नवंबर 2025 का है। कालर दीपक पुत्र महावीर सिंह निवासी दादरी हरियाणा का है, जो कि अभी आस्थान अपार्टमेंट रामनगर में रहता है, जिसने 112 पर सूचना दी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति देवी दयाल बिल्डिंग के पास से उनके भाई राधा मोहन का अपहरण कर वाहन में डालकर ले गए हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल मंजुनाथ TC ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अपराधियों को प्रदेश की सीमाओं पर नाकाबंदी और सघन चेकिंग के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कटियाल स्वयं मौके पर पहुंचे और सभी थानों व चेक पोस्टों को हाई अलर्ट कर दिया गया। त्वरित कार्रवाई के तहत पुलिस ने हल्द्वा चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहन को रोक लिया। तलाशी के दौरान अपहृत राधा मोहन को सकुशल बरामद कर लिया गया, जबकि वाहन में सवार सभी 8 व्यक्तियों को मौके पर ही हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई प्रारंभ करी गई। वाहन को भी सीज कर लिया गया है। पुलिस ने मिहित, प्रियांशु, निखिल, अनिल निवासी भिवानी, साहिल, सोमवीर, रॉबिन और गौरव को गिरफ्तार किया है।
रुड़की क्षेत्र के मंगलौर कोतवाली अंतर्गत लिब्बरहड़ी गांव में शनिवार देर शाम दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक का रूप ले बैठा। आपको बताएं कि लिब्बरहड़ी गांव में शनिवार को दो पक्षों में विवाद हुआ। मामूली वाहन पार्किंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते पथराव में तब्दील हो गया। दोनों ओर से जमकर पत्थर चले, जिसमें दो लोग घायल हो गए और कई वाहनों व घरों के शीशे टूट गए। जानकारी के मुताबिक वाहन खड़ा करने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी, डंडे और पत्थर लेकर आमने सामने आ गए। पथराव के दौरान दो लोग घायल हो गए, जबकि कई मकानों और वाहनों के शीशे टूट गए। सूचना पर पहुंची मंगलौर कोतवाली पुलिस ने बल प्रयोग करते स्थिति को नियंत्रण में किया। दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। है थाना मंगलौर में, वहाँ दो परिवारों में पिछले 1-2 दिनों से बताते हैं बच्चों को में आपस में कुछ झड़प चल रही थी। पुलिस के पास ऐसी कोई इनपुट या सूचना नहीं थी, तो कल उसमें थोड़ा विवाद बढ़ा। बच्चों के झगड़े में बड़े लोग भी इन्वॉल्व हुए, तो दोनों परिवारों में आपस में पत्थरबाजी वाली घटना भी हुई। तो पुलिस हमारी इमीडिएट वहाँ पर हमारे SHO पहुँचे, फिर हम लोग भी गए थे। तो मामला इमीडिएट मुझे लगता है 10-15 मिनट में शांत हो गया था और पुलिस ने अपनी तरफ से दोनों पक्षों से कुछ लोगों को प्रिवेंट करके उनको हम जो प्रिवेंटिव हमारी सेक्शन है उसमें हम उनको कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। तो वहीं आगरा में शुक्रवार को शंख ध्वनि और घंटा बजाकर 17वें मीट एट आगरा का भव्य शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने इस आयोजन को प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए पावर बूस्टर बताया और कहा कि सरकार उद्योगों के लिए एकल खिड़की अधिनियम लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आगरा के सिंगाना गांव स्थित शू ट्रेड सेंटर में आयोजित इस फुटवेयर मेले में देश भर के उद्योगपति, कारोबारी और निर्यातक शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में CELE के चेयरमैन राजेंद्र कुमार जालान और प्रदेश लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश में देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही हैं और आगरा जो लेदर और जूते के हब के रूप में जाना जाता है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इस इंडस्ट्री में काम बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों को रोजगार दे सकें, हम लोगों की इंडस्ट्री में प्रोत्साहन देके उनको बढ़ावा दे सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। जिस भव्यता के साथ भी इस की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अगले 3 दिन में आगरा के छोटे आर्टिजन से लेकर के एक बड़े से बड़े एक्सपोर्ट निर्यातक तक उनको सबको बहुत सारी नई संभावना को देखने को मिलेगी। और इस बार काफ़ी भव्य रूप में काफ़ी नए प्रोडक्ट्स आए और हर बार कुछ ना कुछ नया। आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ तक हर व्यक्ति पहुँचे, कहाँ से क्या सोच किया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उन्नत किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।